पूरे 4 बनाने 4। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय का लेक्चर नंबर 2। देखिए इसके अंदर हम क्या देखेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, यानी कि गॉस की प्रमेय की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए 4 हमें डेरिवेशन इसके अंदर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अनंत विस्तार के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर उसके बाद में देखेंगे चादर के कारण, फिर उसके बाद में देखेंगे प्लेटों के कारण, फिर उसके बाद में देखेंगे गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसमें 3 टॉपिक ऐसे आने हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर समझा रखे हैं, यानी कि रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ठीक है, यानी कि किस तरह से आवेश का वितरण होगा। तो देखिए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो है कि हमारा अनंत विस्तार के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, ठीक है। तो जिसने गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स में संबंध नहीं देखा वो मेरी पहली वीडियो जाके वहां पर देखेंगे, ठीक है। मैंने वहां पर सबको समझा रखा है और फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज अनंत विस्तार का हमें एक तार लेना है। तो हमने सपोज किया ये अनंत विस्तार का एक तार, ठीक है, इस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। क्या वितरित है? धनावेश इस पर एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक, एक समान रूप से फैला हुआ है। अब क्या होगा कि ये धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा कुछ दूरी पर, जहां तक इसकी रेंज होगी, जिस हिसाब से इसको वितरण है, कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बन जाता है। क्या बनता है? गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब इसके ऊपर कोई गॉसियन पृष्ठ बनेगा तो तार क्या है? बेलनाकार है, ठीक है। क्या है? बेलनाकार तार जो होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, यानी बेलनाकार फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ बनेगा गॉसियन पृष्ठ, वो कैसा होगा? बेलनाकार होगा, ठीक है। तो हमने सपोज किया यहाँ पर एक बेलनाकार पृष्ठ हमने बना लिया इसके ऊपर। चाहे तो इसको इमेजिनरी दिखा दें या फिर पूरा ही दिखा दें, बात एक ही है, ठीक है। हम लेकिन इसको इमेजिनरी दिखाएंगे। कैसा तार है? इमेजिनरी तार है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है उससे जो गॉसियन पृष्ठ बना है वो कैसा बनेगा? एक काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अब सपोज करते हैं सबसे पहली चीज, इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P हमको मानना है। तो हमने सपोज किया यहाँ पर इसका केंद्र O माना, ठीक है। केंद्र O से r मीटर जब जाएंगे, ये डिस्टेंस है, यहाँ पर हम एक पॉइंट मान लेंगे P, ठीक है। यहाँ पर हमने एक P पॉइंट मान लिया, काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, और एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर और दूसरा एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। ये इस तरह से इसके ऊपर आवेश का वितरण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, जब कोई आवेश सरल रेखीय पथ पर वितरित होता है तो उस पर आवेश का प्रसरण कितना होता है? आवेश का प्रसरण होता है लैम्डा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू Q/N, यानी कि क्या है? वितरण समिति है, यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण होगा तो Q इक्वल टू कितना हो जाता है? यहाँ से हमने ले लिया लैम्डा है, ये इसके ऊपर आवेश वितरित होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल वेक्टर। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा इसी रेखा पर होगा, यानी कि ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर d है। सपोज किया हमने ये पूरा क्षेत्रफल इसका a है, तो हमने छोटा सा पॉइंट लिया, इसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है? d है। अब इसी तरीके से यहाँ पर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? इधर की तरफ, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो हमने ये मान लिया वेक्टर p। अब क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होता है? हमेशा डाउनवर्ड होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल बनना है 0 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पर जो हम देखेंगे, कोई ए पॉइंट ले लिया, इसको हमने बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। पॉइंट ए पर क्या होगा? धनावेश के कारण ये तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो कि बाहर की ओर होगी, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा कहाँ होता है? बाहर की ओर, तो हमने इसका मान लिया डी। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं, इससे सपोज किया हमने ये इक्वेशन 1 है, तो गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहां से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी कि phi इक्वल टू EdA cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 90 है, यहाँ पर कितना है? cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहां से phi A पॉइंट से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? 0, यानी कि इस वाले पॉइंट पर कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। अब बात करते हैं पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर भी एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये हो गया EdA cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो phi b पर भी पॉइंट कितना होगा? यानी कि वैद्युत फ्लक्स कितना बाहर आएगा? यहाँ से 0। तो अगर इस तरह से कभी भी कोई तार आ जाए तो तार पर जो सबसे पहली चीज हमको क्या फाइंड करना होता है कि वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ हो। अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होता है, ठीक है।
ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर समझा रखा है, आप जाकर उसको देख लीजिए। तो इस वाले पॉइंट पर अगर एंगल 90 डिग्री का आ गया है तो फ्लक्स कितना होगा 0। देखिए यानी कि फाई इक्वल टू होता कितना है ई डॉट ए होता है, ये होता है हमारा फ्लक्स, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई क्वांटिटी है वो cos एंगल पर चलती है, ठीक है। अब इसकी बात जब करेंगे तो फाई इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ से ई ए cos थीटा। अब ये थीटा डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, ठीक है। और गॉस की प्रमेय क्या कहती है, तो गॉस की प्रमेय कहती है फाई इक्वल टू कितना होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि ये भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम साथ में लिख सकते हैं। यहां पर हमने लिख लिया गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि गुजरने वाला फ्लक्स। तो गुजरने वाला फ्लक्स होगा कितना, यानी फाई इक्वल टू ईडी निकल लेगा, फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमने बराबर कर लिया और इसको लिख दिया ईडी, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए तार के ऊपर जो आवेश फैला है वो एक सरल रेखीय पथ पर गया है। सरल रेखीय पथ पर क्या है, यानी कि इसका मतलब इस लाइन पर, लाइन के अलावा यहाँ पर कहीं था, तो इसकी वजह से ये क्या है, गॉसियन सरफेस बन रहा है। यानी कि ये क्या है, ये वाला है गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है गॉसियन पृष्ठ, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया। तो जब लाइन के अलोंग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर Q किसके ऊपर, किस पर डिपेंड करेगा, Q इक्वल टू लैम्डा इनटू L। यानी कि यहाँ से मालूम क्या चला कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, ये चीज है, ठीक है। यानी कि आवेश जितना लंबाई पर फैला होगा उतना इसका वितरण होगा, क्लियर हो गया। अब सपोज किया जाए हमने अनंत विस्तार का जो लिया है, यहाँ पर गॉसियन जो पृष्ठ बन गया है उसकी लंबाई हमने सपोज कर ली L लंबाई का, ये बेलन है, ठीक है। और ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या। तो जब किसी रेखीय पथ पर फैलता है तार के, तो उसको जो वितरण होगा क्षेत्रफल का, उसको हम क्या बोलेंगे कि क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो उसका होगा वक्र पृष्ठ, क्योंकि आउटर सरफेस वाले जो पृष्ठ होता है यानी बाहरी पृष्ठ, उसको क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तार कहां पर, आवेश कहां फैला है, बाहरी पृष्ठ पर फैला है। तो यहां से dA इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस पाई r इनटू l। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, q की वैल्यू समीकरण 1 से रखनी है और d की वैल्यू यहां से रखनी है, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 और 2 से यहां पर लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से हमको मालूम क्या चला कि q की जगह हमने रख दिया लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हमारा ऐसे ही रह गया, और e dA की जगह रखा हमने यहां पर e रख दिया और यहां रख दिया ट्वाइस पाई r l। यहां से हमको मालूम चलेगा कि यहां पर इसको कैपिटल L ले लेंगे, कैपिटल L लिया तो ये L से ये L कैंसिल हो गया, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो कितनी आ गई, 1 अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो गया लैम्डा अपॉन r, ठीक। यहां से हमको दो चीजें मालूम चली, 1 अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है, एक तो नियतांक है, ठीक है। दूसरी चीज e की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, e की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यानी कि लैम्डा। जितना रेखीय आवेश वितरण ज्यादा होगा उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींच लें तो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि E और लैम्डा के बीच में अगर हमने ग्राफ खींचा तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, वो भी y इक्वल टू mx प्लस c पर ये डिपेंड करेगी, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर हम इसके बीच में E और R के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा आएगा, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगा। यानी कि मतलब क्या है, यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। जितना R की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही E की वैल्यू कितनी होगी, कम हो जाएगी। अगर R इधर बढ़ गया तो वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। दूसरी चीज है, अगर R की वैल्यू घट गई, R पास में आ गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया, ये तो हो गया धनावेश के कारण। अब बात करते हैं अगर ऋण आवेश के कारण हो तो धन तथा ऋण हो, ये वाली चीज तो हमको वैद्युत क्षेत्र दिखाएगा और ये हमको R दिखा रहा है, ठीक है। धनावेश होगा तो अगर किस तरह से जाएगा, इस तरह से ग्राफ होगा E और R। अगर ऋणावेश है तो ग्राफ हमारा नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये माइनस R हो गया और ये प्लस R हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी सारी चीज, चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनंत विस्तार के आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, चलिए इसको इरेज करता हूं। अनंत विस्तार का हमें आवेशित चादर लेनी है जो अनंत विस्तार की है, उसके ऊपर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अनंत विस्तार के चादर की नाम है चादर। अब एक चादर बनाएंगे जो कि अनंत विस्तार तक फैली हुई होगी, ठीक।
तो हम सपोज किया हमने यहां पर कोई अनंत विस्तार की हमने चादर बनाई, ठीक है, इस पर जो है धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है, यहां पर हमने इस पर धनावेश इस तरह से फैला दिया, थोड़ी और छोटी बना दें चादर, यहां पर इस तरह से ये धनावेश फैला हुआ है। अच्छा, अब आवेश का जो वितरण हुआ है वो किस तरह से हुआ है, यानी कि समान रूप से एक पृष्ठ पर फैला हुआ है सरफेस पर, तो यहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, आवेश का पृष्ठ वितरण कितना होगा, सिग्मा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। सपोज किया हमने ये r मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर कोई गॉसियन पृष्ठ हमने बना लिया, सिमिलर उतना ही कितना होगा अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है, यानी कि ये इसका आउटर सरफेस है, यहां से कहीं निकल ले होगा। तो यहां पर एक बिंदु P और यहां पर एक बिंदु P डैश यहां पर ले लिया, यहां पर हमने एक बिंदु P ले लिया। तो अब जो फ्लक्स आएगा वो किस तरह से निकलेगा, देखिए मैं बताता हूं फ्लक्स किस तरह से निकलेगा। जो हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया है, सपोज कीजिए ये तार है, यहां पर वैद्युत फ्लक्स फैला हुआ है, यानी कि यहां पर धनावेश फैला हुआ है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके पृष्ठ अगर एक साइड ले लिया तो क्या है, रेखीय पथ हो जाएगा, सरफेस पर लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया, तो वैद्युत क्षेत्र कुछ इधर से निकल ले होगा और कुछ इधर से निकल ले होगा, यानी कि वैद्युत पथ रेखा इधर से निकल ले होगी, ठीक है। तो इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहां होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है, और क्षेत्रफल वेक्टर कहां होगा, बाहर की ओर होगा, यानी एक ही लाइन पर ले लेते हैं हम इसको, यहीं पर डी होगा, क्लियर हो गया। अब सिमिलर इतना भी जितनी दूरी पर ये है, यहां से ये r मीटर डिस्टेंस पर है और यहां से ये r मीटर डिस्टेंस पर है, तो यहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, बाहर की तरफ, यानी कि इस साइड से ये बाहर पड़ेगा इसका, और ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, तो हमने क्षेत्रफल वेक्टर भी इसकी एक ही रेखा पे ले लिया, ठीक है। तो इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना है, एक तो phi p से जाएगा और एक phi p डैश से जाएगा, यानी कि एक होगा phi p डैश और प्लस एक होगा phi p इक्वल टू कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय होती है। अब यहां पर क्या होगा, phi p डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये हो जाएगा EDA प्लस ये कितना हो जाएगा EDA इक्वल टू कितना हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया हमारा ट्वाइस EDA इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम जानते हैं आवेश वितरण की समिति क्या कहती है कि सिग्मा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन a। अब देखिए a तो इसका क्षेत्रफल है और इसका हमने क्षेत्रफल निकाला है dA, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि सिग्मा इक्वल टू q अपॉन dA इसको ले लेंगे, यहाँ से q की वैल्यू हमने उठाई, तो देखिए सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन a, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ वितरण ले लो या आवेश का पृष्ठ घनत्व ले लिया, तो ये यहाँ से q की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, सिग्मा dA, छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, अगर इस पूरे सरफेस के लिए लेंगे तो ये लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को बराबर कर दें, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस EDA इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी q की जगह कितना रखना है हमको, सिग्मा dA, ठीक है। ये क्या करा हमने, समीकरण 1 और 2 को इक्वल करा, यहां से dA से dA कैंसिल हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिली हमको वो कितना मिलेगा, इसका परिमाण सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है, ये तो इसका परिमाण आ गया था, यानी कि ये परिमाण था सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, r के फॉर्म लगा देंगे यहाँ पर, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये वैद्युत क्षेत्र की जो प्लेट चादर है और पतली है, अगर पतली है तो क्या होगा, पतली अगर होगी तो वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रह जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पतली होती है। ये रहा हमारा दूसरा डेरिवेशन जो हो चुका। अब हम बात करेंगे तीसरे डेरिवेशन की, ठीक है। अब देखिए तीसरा डेरिवेशन क्या है, अगर ये पतली है तो एक पट्टी की तरह ये व्यवहार करेंगे। अब हमको लेना है कि एक समान रूप से आवेशित दो प्लेटें हैं, एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है। अब इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तीसरा डेरिवेशन है हमारा ये, ठीक है। क्या कहता है तीसरा डेरिवेशन, तीसरा डेरिवेशन कहता है कि एक समान आवेशित तो देखिए एक समान रूप से दो प्लेटें हैं, इस तरह से हम कोई दो प्लेट लेंगे, एक पर धनावेश फैला होगा और एक पर ऋणावेश फैला होगा, इनके कुछ बिंदुओं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी होगी, ठीक है। तो देखिए सपोज किया ये प्लेट बने, ठीक है, इसके ऊपर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है, ठीक है,
और एक ये प्लेट 2 है, इसके ऊपर एक समान रूप से ऋण आवेश फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर समान पृष्ठ घनत्व है। क्या है? समान पृष्ठ घनत्व, लेकिन विपरीत प्रकृति का है। यहाँ पर ऋण आवेश फैला हुआ है। तो हम सपोज करते हैं इसको प्लेट 2 मान लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु हमने P पकड़ लिया और यहाँ पर एक बिंदु Q पकड़ लिया और यहाँ पर एक बिंदु R पकड़ लिया। अब देखेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र किधर होगा। सबसे पहली चीज कि धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, और अगर ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि धनावेश के कारण थोड़ी देर के लिए हमने इस प्लेट को बंद कर दिया। इस प्लेट, यहाँ पर कोई प्लेट नहीं है। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर कोई प्लेट नहीं है। ठीक है, ये 3 बिंदु हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? इस प्लेट 1 है तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 लेके चलेंगे, E1। तो धनावेश के कारण कहाँ होती है बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, तो इसका भार इधर की तरफ पड़ेगा, ये हो गया, यानी कि E1। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदु P पर, यानी कि बिंदु Q पर। तो बिंदु Q यानी कि प्लेट का ये वाले हिस्से से बाहर किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। तो सपोज करिए हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और एक बिंदु और लिया, बिंदु R। तो यहाँ पर ये क्या होगा? बाहर की ओर, क्योंकि धन आवेश से बाहर इधर की तरफ पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोई ऋण आवेश प्लेट रखी हुई है। अब इस ऋण आवेश प्लेट के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। यहाँ पर ऋण एक समान रूप से फैला हुआ है, पृष्ठ घनत्व कितना? माइनस सिग्मा। ठीक है, ये चीज है। तो अब बिंदु P पर देखेंगे और बिंदु Q पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर। अगर इस बिंदु से वैद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा तो किधर की तरफ जाना होगा? इधर की तरफ। इसका प्लेट का नाम हमने 2 दिया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2। अब देखेंगे बिंदु Q पर, तो बिंदु Q भी इनबार कहाँ होगा? इधर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ। ये रहा हमारा E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बिंदु R पर देखेंगे तो ऋण आवेश का प्लेट इधर की तरफ अंदर पड़ेगा, ये हो गया हमारा E2 ऋण आवेश के कारण। अब हम क्या करेंगे, कोई जैसे प्लेट थी हमारी वैसे हमने इसको बना लिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये रहा हमारा परिश्रम सिग्मा। ठीक है, अब देखेंगे बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी PQR 3 पर निकालनी है। ठीक है, किस तरह से होगा, और इसका जो उपयोग होना है वो संधारित्र वाले चैप्टर में आएगा। काय में? संधारित्र वाले चैप्टर में इसका हम उपयोग करेंगे। इसको हमने प्लेट 1 ले लिया। ठीक है, एक चीज और थोड़ी सी यहाँ समझ लो, एक ही दिशा में जो होती हैं, एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र जुड़ता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाता है। क्यों? वेक्टर की वजह से वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, और विपरीत दिशा में होगा, घट जाएगा। विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र घटता है, वैद्युत क्षेत्र घटता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर लाइन समझ लें, ये जो आवेशित पट्टी है वो इस तरह व्यवहार करेंगी जैसे कि संपूर्ण आवेश की चादर की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? चादर की तरह व्यवहार करती है, चादर की तरह व्यवहार। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जरा चलते हैं, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। कहां पर? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, कितना होगा? EP इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? E1 बिंदु P पर, E1 की तो दिशा इस तरफ है और E2 की दिशा इस तरफ है। ठीक है, यानी इसकी दिशा क्या है? E1 की दिशा नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, और इसकी दिशा किसकी तरफ है? E2 की दिशा पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा की वैल्यू हमें वही रखनी है, कितनी? सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कटेगा, यानी कि अगर समान पृष्ठ घनत्व की है प्लेट है, समान पृष्ठ घनत्व की है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले बिंदु पर भी 0 होगी और इस वाले बिंदु पर भी 0 होगी। अब हमको कहाँ निकालना है? बिंदु Q पर। कहां पर? बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब बिंदु P पर क्या देखो, बिंदु Q पर क्या है? दोनों की दिशा पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि इस तरह से समझ लो, ये सब प्लस होते हैं, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ आ रही है? इस तरफ आ रही है। ठीक है, यानी दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होती है तो क्या होती है? जुड़ जाती है, यानी कि E1 ये किस पे निकाल लें? बिंदु Q पर, E1 प्लस E2। ठीक है, ये हो गया। इसको हम रखेंगे सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इसको भी कितना रखेंगे? सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, और ये हो गई ट्वाइस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया।
तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यानी बिंदु Q पर वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन ट्वाइस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मालूम चल गया, यानी कि हमने कहाँ निकाल लिया, बिंदु P पर निकाल लिया, बिंदु Q पर निकाल लिया। और बिंदु R पर कितना होगा, बिंदु R पर भी 0 होगा। क्यों होगा 0 बिंदु R पर, क्योंकि दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा कहाँ पर है, एक धन की तरफ जा रही है और एक ऋण की तरफ जा रही है, यानी एक की दिशा इस तरफ है और दूसरे की दिशा इस तरफ है, तो प्लस और माइनस की वजह से ये कैंसिल हो जाएगी। यानी कि बिंदु R पर जब निकालेंगे तो मिलेगी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। देखो E1 प्लस की तरफ है और E2 माइनस की तरफ है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। अगर प्लेटें समान पृष्ठ घनत्व की हैं और विपरीत आवेश है, समान रूप से फैला हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कहां होगी, बिंदु बीच वाले बिंदु पर होगी। और ये बिंदु चाहे हम कुछ भी मान सकते हैं, A B C D X Y Z P Q R S T W X Y Z, कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन तथा ऋण के कारण। ठीक है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो है विपरीत ये प्लस सिग्मा 1 और प्लस सिग्मा 2 विपरीत समान विपरीत पृष्ठ घनत्व की नहीं है। ठीक है, ये हमारा सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। ठीक है, अब चलते हैं एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण हम निकालेंगे। इसी कारण एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित वैद्युत क्षेत्र निकालना किस पर, गोलीय कोष के कारण। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये 3 बिंदुओं पर निकाला जाता है वैद्युत क्षेत्र। नंबर 1 बाह्य पृष्ठ पर, बाह्य बिंदु पर। नंबर 2 निकाला जाता है पृष्ठ पर, कहां पर, पृष्ठ पर, सरफेस पर। और तीसरा कहां निकाला जाएगा, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु या फिर केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमको, एक गोलीय कोष हमने ये बना लिया, सपोज किया ये गोलीय कोष है। ठीक है, इसके ऊपर एक समान रूप से धनावेश वितरित है, धनावेश वितरित है। अब हमको ये इसका केंद्र है और ये केंद्र से जो त्रिज्या है वो हमने मान ली r है। क्या है, केंद्र वो है और ये त्रिज्या कितनी है इसकी r। अब एक हमें निकालनी है, एक इस वाले बिंदु पर निकालनी है, यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेंगे हम यहाँ पर, और एक हमको कहाँ निकालनी है, इसके पृष्ठ पर निकालनी है, और एक इसके आंतरिक बिंदु यहाँ पर कहीं या यहाँ या केंद्र पर कहीं भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर इसकी जो बिंदु की दूरी है वो हमने मान ली r। ठीक है, अब जो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण ये क्या करेगा, जैसे एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या है, r की वैल्यू बड़ी है r से। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, r बराबर हो जाएगा r के। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में क्या है, r छोटा है और कैपिटल R बड़ा है। ठीक, तो देखिए अगर गोलीय कोष है या फिर छल्ला है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर 0 हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कहां पर, बाह्य बिंदु P पर, इस पर। तो हमने यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर, और क्षेत्रफल वेक्टर इसका कहाँ होगा, बाहर की ओर। ठीक है, अब जब हम निकालेंगे तो गुजरने वाला फ्लक्स, इस पर आवेश का प्रेशर कितना है, सिग्मा। ठीक है, जानते हैं हम E डॉट dA इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ बात कर ले, दो क्षेत्रफल आने हैं, एक तो हमारा आएगा पृष्ठ की वजह से और दूसरा आएगा हमारा इस सरफेस की वजह से। तो सबसे पहली चीज वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है, वो हमने निकाला कहां पर, अब dA ले रहे हैं, तो ये क्या है, गोलीय कोष इसकी बाहर बिंदु पर निकालना है, कहां पर, बाहर बिंदु पर, इस वाली कंडीशन में निकालना है, यानी कि r बड़ा है r से। ठीक है, तो ये सपोज किया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, r, तो यहाँ पर जो dA होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल लग जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q। अब Q की जगह क्या रखना है हमको, आवेश का प्रेशर। अब ये गोलीय कोष जो है इस तरह से व्यवहार करेगा जैसे संपूर्ण आवेश इसकी पृष्ठ पर हो, तो ये वाला जो Q होगा, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू हमको निकालनी है 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी कि संपूर्ण आवेश कहाँ पर है, इसके पृष्ठ पर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली कैपिटल वाली r लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, E इक्वल टू
यानी कि ई आर स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा हमारा आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पहला जो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता आ गई वो ये आ गई न्यूटन पर कूलम। अब कहाँ निकालना है हमें, पृष्ठ पर। किस पर, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। तो जब हमको पृष्ठ पर निकालना होगा दूसरी कंडीशन में, तो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आर के। इसका मान उठा के इसके अंदर हम रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ई इक्वल टू कितना मिल गया हमको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमको क्या मालूम चला कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सरफेस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। यानी कि किस तरह का क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करेगी। अच्छा, आंतरिक बिंदु पर देखिए सारा फ्लक्स कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0, ठीक है। शर्त ये है कि आवेशित गोलीय कोश होना चाहिए, ठीक है, कोई सॉलिड बॉडी नहीं होनी चाहिए, कोई ठोस पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो होगा हमारा वैद्युत विभव के बारे में, ठीक है। उसके हम एक ही वीडियो के अंदर उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ, चलिए।